मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पढ़ी हुई जो पढ़ चुके हैं हम कविता यानी आपकी पाठ्य पुस्तक की पहली कविता जयशंकर प्रसाद देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत, इसी के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी की कविताएं सरोज स्मृति और गीत गाने दो मुझे, इनकी दोहराई करेंगे, इन्हें पुनः कथन करेंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे और केवल इनके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद की कविता देवसेना का गीत, उसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उन्हें स्मरण करने का पुनः स्मरण करने का प्रयास करते हैं। स्कंदगुप्त नाटक का एक अंश है देवसेना का गीत। स्कंदगुप्त जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है, उसी नाटक का एक अंश है देवसेना का गीत। देवसेना के गीत का जो आधार है वो किस प्रकार है कि देवसेना बंधु वर्मा की बहन होती हैं और किस प्रकार युद्ध में पूरे परिवार के चले जाने के बाद, देहांत हो जाने के बाद केवल देवसेना ही बचती है और वो अपना पूरा जीवन जो है वो देश प्रेम और देशभक्ति की या देश सेवा यूँ कहें कि उसी में वो व्यतीत कर देती है। इसी के साथ देवसेना जो है वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती हैं और स्कंदगुप्त जो है वो किसी और से प्रेम करते थे और देवसेना की इस आस में, जो झूठी आस में वो रही, कि इस भ्रम में रही कि स्कंदगुप्त भी उससे प्रेम करते हैं, इसी में वह अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देती है। इसमें इस कविता में उनके देवसेना के विरह, वियोग, कठिनाई, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना और जो जीवन के अंतिम क्षण हैं उनमें किस प्रकार से जो देवसेना है वो सब कुछ हार चुकी है, अपने जीवन संघर्षों को इतना कुछ देख लिया है कि अब उसे कुछ भी मधुर नहीं लगता है, ऐसी परिस्थितियों का सामना उसने किया है। उस गीत में उसके विरह, वियोग और दुख भरे जीवन की गाथा हमारे सामने प्रकट होती है। इस कविता की कुछ ध्यान रखने योग्य बातें, जिसमें देवसेना जो है इसमें अपने अंतिम क्षणों में दुख और पीड़ा मिल रही है उसे और वो इसका अनुभव कर रही है और परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं कि पूरा जीवन अकेले भिक्षा मांगकर व्यतीत करती है और इसी वहम में रहती है, इसी भ्रम में जीवन व्यतीत कर देती है कि स्कंदगुप्त से प्रेम करते हैं। इसी के साथ वो जो देश सेवा करती है वो कहती है कि मैंने सब कुछ अपना देश सेवा में लुटा दिया है, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है। मेरे जीवन में जितना कुछ था वो कुछ हर तरह की जो कठिनाइयाँ आई हैं, मैंने सब कुछ अपना अर्पण उसमें कर दिया है। इसी के साथ इस कविता में वो कहती हैं कि जिस प्रकार दिन भर के जो थके हारे पथिक होते हैं, अगर उन्हें उनके सामने कोई कितना भी मधुर गीत गा रहा हो तो स्कंदगुप्त जिस प्रकार से उनके सामने विवाह का प्रस्ताव पुनः रखते हैं जीवन के अंतिम क्षणों में, तो वो जिस प्रकार उस पथिक को मधुर गीत अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार देवसेना को भी यह प्रस्ताव अब अच्छा नहीं लगता है और वो इनकार कर देती है स्कंदगुप्त के इस प्रस्ताव का। और देवसेना हर तरह की परिस्थितियों का सामना करते करते अब थक चुकी है और अपने यौवन काल की, अपने जवानी के समय की, जब वो युवती थी, उस समय की गलतियों का स्मरण करती है लगातार और हर वक्त अपने आप को कोसती है कि क्या सोचती थी। वो अपने आप पश्चाताप और ग्लानि के भाव को महसूस कर रही होती है। देवसेना कहती है कि वो ऐसी प्रलय से होड़ लगा रही थी जिससे जीत पाना बहुत कठिन था, यानी प्रलय उसके जीवन में हर तरह से, जो कहते हैं कि जैसे सांप बैठ जाता है कुंडली मारकर, उसी प्रकार प्रलय जो है, कठिनाई भरी जो परिस्थिति है उसके जीवन में इस प्रकार आकर बैठ गई थी और जिससे वो लड़ रही थी वो कभी नहीं जीत पाती उस लड़ाई को, मतलब वो पहले से ही हारी हुई बाजी पर लगातार लड़ती चली जा रही थी, उससे जीत पाना असंभव था। और वो कहती है कि किस प्रकार इस जीवन में उसने वो संघर्ष सहे हैं जो असहनीय होते जा रहे हैं, अब अंतिम क्षणों में उसके पास कुछ नहीं बचा है, अब उसकी परिस्थितियां और उसकी हिम्मत जो है वो जवाब देती जा रही है, अब वो कुछ नहीं सहन कर पा रही है, अब ये सब कुछ सहना और जीना उसके लिए असहनीय होता जा रहा है। तो किस प्रकार विहाग राग में रात के समय जो गीत दुख और पीड़ा के क्षणों को दर्शाते हुए और देवसेना के अंतिम क्षणों में वो अपने पुराने समय को याद कर, अपने प्रेम की स्मृतियों को, अपने भिक्षा भरे जीवन को और कठिनाइयों से भरे हुए जीवन को याद करती है इस कविता में। तो इन्हीं सब मिली जुली गाथाओं का वर्णन आपको करना है और इन्हीं मुख्य बातों को याद रखना है। जयशंकर प्रसाद की दूसरी कविता कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया का गीत किस नाटक का अंश है?
चंद्रगुप्त नाटक का अंश है। इसी के साथ कार्नेलिया कौन थी? कार्नेलिया सिकंदर के जो सेनापति सेल्यूकस थे उनकी पुत्री थी, यानी उनकी बेटी थी। और कार्नेलिया जब भारत आती है और वो किस प्रकार सिंधु के तट पर बैठी होती है और भारत के सौंदर्य को निहारती है, उस नदी के किनारे, उस सागर समुद्र के किनारे बैठकर वो किस प्रकार भारत को निहारती है, उसके दिन को उसमें व्यतीत कर रहे अपने जीवन जो भारतीय लोग हैं, इसी के साथ पशु पक्षी, यहाँ की खेत, यहाँ की सुंदरता का, भारत की गौरव गाथा का वर्णन वो यहाँ पर करती है। इसके साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य का एक सुंदर चित्रण उसने किया है इस गीत को गुनगुनाते हुए। भारतीय परंपरा और महानता को भी दर्शाया है, किस प्रकार जैसे समुद्र और सूरज आदि के माध्यम से कि किस प्रकार हर किसी भटके हुए को भी यही सहारा मिलता है, सूरज किस प्रकार अपनी किरणें सभी को बांटता हुआ जाता है, इसका वर्णन इस कविता में किया गया है। मुख्य रूप से जो बातें हैं जो नाटक इस कविता जो है उससे जुड़ी हुई हैं। कार्नेलिया के गीत में ध्यान रखने योग्य बातें कुछ इस प्रकार हैं, जैसे भारत देश में बहुत मिठास है। वो कहती है कि यहाँ मधुमय जीवन है, यहाँ की जो बोली है वो मधुरता से भरी हुई है। हर व्यक्ति यहाँ पर मिठास के साथ, अपनेपन के भाव के साथ एक दूसरे के साथ रहता है और बातचीत करता है। इसी के साथ वो यहाँ पर एक कहती है कि एक अनजान क्षितिज को यहाँ पर किनारा मिलता है। भारत के जितने भी ज्ञानी लोग हैं और जितने भी संघर्ष करते हैं या जो उच्च विशेषज्ञ हैं, जो हर तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए देश विदेश में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उन सभी को यहीं पर आकर भारत देश में ही किनारा मिलता है। इसी के साथ कार्नेलिया जो है वो देश के, हमारे भारत देश में उगने वाले जो सूर्य है, सूर्य की किरणें किस प्रकार पड़ती हैं और हमारा भारत देश किस प्रकार सुंदर लगता है, उसकी विशेषता को दर्शाती है कि किस प्रकार वो लालिमा को अपनी बिखेरता है और कैसे दिन चढ़ता है और सभी में अपने रोशनी को वो निस्वार्थ रूप से बांटता है। और जब वो सुबह जो है वो किस प्रकार एक स्त्री की भांति जिस प्रकार वो मटका लेकर आती है और सभी को पानी देती है सुबह सुबह जाकर, तो उसी रूप में इसे दर्शाया गया है। इसी के साथ खेतों में कैसे सूरज की लालिमा बिखरती है, वो कुमकुम के समान छिड़की हुई लगती है। जब सूरज जो है उसकी किरणें किस प्रकार खेतों पर फैलती हैं, तो जो खेत हैं उसकी लाली पड़ने से ऐसा लगता है कि लाल कुमकुम छिड़क दिया गया हो। इस प्रकार के खेतों का सौंदर्य यहाँ पर दिखाया गया है। ये सभी प्राकृतिक सौंदर्य के अंतर्गत आएगा। सभी ज्ञानियों को यहाँ पर आकर तृप्ति मिलती है। वृक्षों की सबसे ऊंची चोटियाँ कितनी सुंदर प्रतीत होती हैं। यहाँ पर जो वृक्ष हैं उनकी सबसे ऊंची चोटियाँ जो हैं वो बिल्कुल अद्भुत हैं, वो देखने लायक हैं। चाहे वो दक्षिण हो, पश्चिम हो, जहाँ जहाँ भी ऊंचे पहाड़ हों या पेड़ पौधे हों, उनका सौंदर्य देखने लायक है, अद्भुत है और अद्वितीय है। इसी के साथ इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे पक्षी किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और विचरण करते हैं, और प्रवासी होकर भी जो आते हैं उन्हें भी भारत देश में आकर ही सहारा मिलता है। तो पक्षियों के माध्यम से कैसे जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, जिन्हें किसी जगह सहारा नहीं मिलता है, उन्हें ही भारत में देश में आकर सहारा मिलता है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। खग पक्षी भी भारत देश की ओर इशारा करता है। यहाँ की वर्षा का मानवीकरण किया गया है, जिस प्रकार दूसरों के दुख में आंसू बहाते हैं, यानी जो यहाँ पे बादल गरजते हैं और जब वर्षा होती है उसे मानवीकृत रूप में कहा गया है कि कैसे वर्षा भी जो है जब मानव दुखी होता है यहाँ पर, तो किस प्रकार वर्षा भी उसमें उसका सहयोग देती है और वो भी परिस्थितियों को देखकर आंसू बहाने लगती है। तो किस प्रकार यहाँ की वर्षा को भी एक अद्भुत और सौंदर्य और दुख पीड़ा के रूप में दिखाया गया है, जिसे कहीं कोई सहारा नहीं होता है। या वर्षा का इस तरह का मानवीकरण रूप जो है वो कहीं और नहीं देखने को मिलता, लेकिन भारत में इस वर्षा को भी प्रतीक स्वरूप में माना जाता है। जब हम कहते हैं कि आज ईश्वर दुखी होंगे या संसार में इस प्रकार का है या भगवान क्रोध कर रहे हैं, इस तरह की उपमाएं जो हैं वो केवल भारत देश में ही दी जाती हैं। लहरों व बाहर के लोगों को भी यहीं आकर सहारा मिलता है, चाहे वो कितनी भी लहरें हों इधर उधर से टकराती हुई, वो यहीं पर तट पर आकर समुद्र में मिलती हैं और यहीं उन्हें भी किनारा मिलता है। यही सारी मुख्य बातें हैं जो कार्नेलिया के गीत में भारतीय सौंदर्य दर्शन, भारत के
जो लोग हैं, यहाँ पे रहने वाले लोग और यहाँ पे आकर रहने वाले लोग किस प्रकार से रहते हैं, इन सब का वर्णन यहाँ पर, भारत की महान गाथा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। जयशंकर प्रसाद की कविताओं का भाषा सौंदर्य कुछ इस प्रकार है। उनकी भाषा खड़ी बोली है, तत्सम शब्दावली है, यानी संस्कृत से जो शब्द उठाए गए हैं वो हूबहू ले लिए गए हैं, उन्हें हिंदी में परिवर्तित नहीं किया गया है। शैली जो है वो छायावादी है। छायावादी जो कवि होते थे वो प्राकृतिक सौंदर्य को मानवीयकरण रूप में या भावनाओं को दर्शाने के लिए उसे प्रयोग में लाया करते थे। छंद मुक्त छंद है, यानी ऊपर वाली पंक्तियाँ नीचे वाली पंक्तियों से एक गाथा के रूप में नहीं चलती हैं, उनका अपना एक स्वतंत्र अर्थ है। रस शांत रस है, इसी के साथ गुण माधुर्य गुण है, और अलंकार मानवीय अनुप्रास आदि अलंकार इसमें सम्मिलित हैं। अब हमारी पाठ्य पुस्तक की दूसरी कविता जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति है, उसका विश्लेषण करेंगे और उसको पुनः याद करने का, स्मरण करने का प्रयास करेंगे। कुछ मुख्य बिंदुओं की जानकारी जो ध्यान में रखने के लिए बातें हैं उन्हें समझेंगे। तो सरोज स्मृति कविता वो किस पर लिखी गई है? वो एक शोक गीत है, और सरोज स्मृति जो है वो निराला ने अपनी पुत्री से संबंधित लिखी है, यानी पुत्री की मृत्यु के पश्चात लिखी है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है उनकी पुत्री की, उसके बाद वो यह कविता लिखते हैं, और एक करुण भावना की जो प्रधानता है वो इस कविता में दिखाई पड़ती है। सरोज स्मृति में कवि ने अपने प्रिय पुत्री के बाल्यकाल से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन किया है। इसी के साथ वो इस कविता में एक भाग्यहीन पिता के संघर्ष को दर्शाते हैं, समाज से उनके संबंध व पुत्री के प्रति बहुत कुछ ना कर पाने की अक्रमण्यता बोध को प्रकट करते हैं, कि किस प्रकार वो चाहते थे कि वो भी अन्य पिताओं की तरह वो भी अपनी पुत्री के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। उनके मन में बहुत सी इच्छाएं थी, लेकिन बहुत कम उम्र में उनकी पुत्री गुजर जाती है, उनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो उसके तत्पश्चात कि वो ये एक ग्लानि उनके मन में रह जाती है कि वो कुछ करना चाहते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे, और वो भाग्यहीन पिता है कि वो जीवित है और उनकी पुत्री का देहांत हो चुका है। समाज के साथ उनके संबंध कैसे थे इसका वर्णन, और पुत्री के साथ उनके संबंध कैसे थे इसका वर्णन इस कविता में किया गया है। निराला ने अपनी पुत्री के विवाह के क्षणों को याद करते हैं और सरोज के अलग प्रकार के विवाह का वर्णन इसमें करते हैं, जिसमें उसकी सुंदरता, श्रृंगार व माँ की स्मृतियों को शब्दबद्ध करते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब इस कविता की शुरुआत होती है तो वो निराला किस प्रकार कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारा विवाह जो है वो बिल्कुल अद्वितीय है, ऐसा विवाह पहले कहीं नहीं हुआ है, बिल्कुल ही अलग है। ऐसा विवाह समाज में कहीं नहीं देखा गया है, जहाँ केवल तुम, मैं और तुम्हारा जो वर है केवल वही है, ना कोई संबंधी है, ना किसी रिश्तेदारों को नाता भेजा गया। और तुम कितनी सुंदर लग रही हो, तुम्हारे मन में कितनी सी बातें हैं, उन सभी भावनाओं को, सरोज के श्रृंगार का वर्णन इसमें किया गया है। और वो कहते हैं कि तुम बहुत कुछ कहना चाहती हो सकता है कि तुम इस समय अपनी माँ को याद कर रही हो, कि तुम्हें उनकी कमी खल रही हो। इसका वर्णन वो पहली कुछ पंक्तियों में करते हैं और कहते हैं कि शायद मैं वो सारी चीज़ें ना कर पाऊँ तुम्हारे लिए, पर तुम इतनी खूबसूरत और इतनी सुंदर लग रही हो, मन ही मन तुम सोच रही होगी और किस प्रकार तुम्हें हल्दी लगाई जा रही है और तुम्हारा श्रृंगार किया जा रहा है, और तुम अपने पति की छवि, जो वर की छवि है, वो अंदर ही अंदर सोच कर मुस्कुरा रही हो। इसका वर्णन वो यहाँ करते हैं। इसी के साथ वो आगे वर्णन करते हैं इसी की शकुंतला जो है उसके विवाह का चित्रण करते हैं और कहते हैं कि शकुंतला के पिता ने जिस प्रकार अपनी पुत्री का विवाह किया था बिना माँ के, उसी प्रकार तुम्हारा विवाह मैं कर रहा हूँ। लेकिन बाद में दोनों परिस्थितियों को बदलते हुए वो कहते हैं कि नहीं, शकुंतला का विवाह, उनकी माँ जो थी वो उनसे अलग होकर चली गई थी, लेकिन तुम्हारी माँ तो इस दुनिया में है ही नहीं, तो शकुंतला के विवाह में और तुम्हारे विवाह में बहुत अंतर है। इसका वर्णन करते हैं और फिर वो कहते हैं कि किस प्रकार जो सरोज है, उन्होंने सरोज के लिए क्या क्या सोचा था, कि क्या क्या तैयारियां होंगी, विवाह में सबको बुलाया जाएगा, पर इस तरह का कुछ नहीं हुआ। केवल तुम थी, मैं था, और हम इसी प्रकार छोटी सी रस्मों में ही तुम्हारा विवाह हो गया। तुम्हारी सेज भी मैंने ही सजाई है, तुम्हारे ननिहाल में तुम पली हो, तुम तुम वहीं की कली हो जहाँ का फूल तुम्हारी माँ
माँ को फूल के रूप में और उसी की कली यानी पुत्री को कहा गया है। और तुम्हारे ननिहाल में तुम्हारे मामा मामी ने, तुम्हारे नाना नानी ने तुम्हें किस प्रकार तुम्हारा पालन पोषण किया है, वही उन्होंने ही तुम्हें स्वरूप में ढाला है। तुम जो कुछ भी सीखी हो तुम वहीं से सीखी हो। वहाँ पे उन्होंने कितना स्नेह लुटाया है तुम पर, इसका वर्णन वो अपनी कविता में करते हैं। इसी के साथ वो आगे कहते हैं कि तुम ही मेरा एकमात्र सहारा थी। कुछ अंतिम पंक्तियों में वो वर्णन करते हैं कि केवल मेरा एक ही सहारा था जिसके भरोसे मैं जीवित था, अन्यथा मेरे मतलब उनके समाज में बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि निराला सबसे कटे कटे रहा करते थे और बहुत से उन्हें नाराज़गियाँ थी समाज से, वो उनके मन में बहुत शंकाएं रहती थी। इसका वर्णन भी हुआ है इस कविता में कि उसके बाद कि वो कैसे अलग थलग थे समाज से, और कि वो केवल एकमात्र सहारा, क्योंकि उनकी पत्नी, उनके माता पिता सबकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी और निराला के पास केवल उनकी पुत्री बची थी, तो उसका सहारा भी अब उन पर नहीं रहा था। तो वो अंत में कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी अच्छा किया है, जो भी शुभ कर्म किए हैं, अगर मैंने कुछ भी किए हैं तो जो भी उसका फल मिलना है वो केवल तुम्हें मिले। और उससे श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और वो अपनी अंजलि अर्पित करते हुए वह ये बात कहते हैं और कहते हैं कि जो भी प्रभु ने प्रताड़ना या जो पीड़ा देनी है वो मेरे जीवन में लिख दे, और इसके बाद भी तुम कहीं भी जन्म लो तो ये सारे शुभ कर्मों का फल तुम्हें ही मिले। तो किस प्रकार पुत्री के वियोग में और पुत्री के ना होने पर वो स्मरण करते हैं, इनको याद करते हुए, उनके क्षणों को याद करते हुए, उसके बाल्यकाल से लेकर मृत्यु तक के इन्हीं को सहारा बनाकर, इसी को केंद्र में रखकर उनकी छोटी छोटी बालपन की चीज़ें या यूँ कहें कि समाज के साथ संबंध, और किस प्रकार निराला का जीवन कठिनता से भरा हुआ था, मुश्किलों से भरा हुआ था, बहुत संघर्ष थे उनके जीवन में। उनकी पुत्री के लिए जो वो कुछ करना चाहते थे, जो कुछ भी वो नहीं कर पाए, इस प्रकार की ग्लानि और पश्चाताप की भावना उनके मन में रही हमेशा से ही, और अकेलेपन का भाव, अब समाज में उन्हें कुछ नहीं अच्छा लगता था। और सरोज की सुंदर परिस्थितियों को, एक सुंदर उनका जो स्वरूप है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। निराला की दूसरी कविता गीत गाने दो मुझे। इसके कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं कि इस कविता में जो कवि है वो ऐसे समय की ओर संकेत कर रहा है जहाँ केवल निराशा ही निराशा है, और वो निराशा में आशा का संचार करने के लिए गीत गाने की बात करता है। और वो कहता है कि गीत गाने दो मुझे, केवल इस निराशा से भरे हुए संसार में जहाँ कोई किसी का नहीं है, हर कोई पीड़ित है और कोई किसी को अच्छी नज़रों से या यूँ कहें कि देखना पसंद नहीं करता है, किसी में भी अब वो भावना, सहानुभूति, एकता नहीं रही है। तो ये सारी चीज़ों ने किस प्रकार समाज को बना दिया है, उस समय का, उस दौर का वर्णन यहाँ पर कवि करते हैं। और वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत पीड़ा सही है, अब उनसे और सहन नहीं होता है, अब वो असहनीय होती जा रही है। बहुत से ठग ठाकुरों ने उन्हें लूटा है, जो समाज से उनकी, मैंने कहा कि शिकायतें हैं कि वो समझते, मैंने आपसे बताया था आपको पढ़ते समय कि किस प्रकार निराला की कविताएं जो हैं वो अपने नाम से छाप लिया करते थे बहुत से जो लेखक हैं। तो ये इस तरह का जो संघर्ष है वो निराला ने अपने निजी जीवन में किया है। जीवन मार्ग पर चलते हुए हर कदम पर चोट और संघर्ष करते होश वालों के भी होश छूटे। यानी वो कहते हैं कि मैंने इतना संघर्ष किया है और आजकल हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है कि अब मैं होश में नहीं हूँ, और हर व्यक्ति होश में नहीं है, और सबको होश में लाने के लिए गीत गाने दो मुझे। एक आशा का संचार करने का माध्यम बनाते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। संसार हार मानकर स्वार्थ और अविश्वास के जहर से भरा हुआ है, कोई किसी को देखना पसंद नहीं करता है। उदारता, भाईचारा, सहयोग, ये सारी भावनाएं जो हैं वो नष्ट हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं। किसी में भी जीने की इच्छा नहीं बची है, हर कोई भीतर से मर चुका है, इसका वर्णन किया गया है। और साथ ही वो एकता, समता, सहानुभूति तथा प्रेम की लौ जो बुझ गई है, वो कह रहे हैं कि इसे खुद जल कर ही, यानी स्वयं को जला कर ही इन सारी स्थितियों को, इन सभी भावनाओं को उजागर वापस से लाया जा सकता है, यानी स्वयं जल कर ही इन सबको वापस लाया जा सकता है। तो वो खुद जल रहे हैं उस पीड़ा में, और उनके माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं कि मैं जल रहा हूँ स्वयं इन चीज़ों को वापस लाने के लिए, कि जब मैं समाज में इस तरह की स्थितियाँ देखता हूँ, उनके खुद के निजी जीवन में इन परिस्थितियों का सामना उन्होंने किया है, तो वो बहुत निराश हो जाते हैं कि समाज में कोई किसी को पसंद नहीं करता
पड़ता है। लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे वो किसी को पहचानते ही नहीं हैं। तो खुद जला कर यानी खुद जलकर भट्टी में जलकर फिर वो खुद को स्वयं एक लौ की भांति जलाना चाहते हैं और ये सारी भावनाएं समाज में वापस उत्पन्न करने का आशा का संचार करते हैं। तो इसी के साथ इस कविता की कुछ यही मुख्य बातें हैं जो वो समाज को एक दौर का चित्रण करते हैं और इन भावनाओं को व्यक्त करते हैं और अपने संघर्ष और पीड़ा का बखान करते हैं। भाषा शिल्प जो कि निराला की है वो है खड़ी बोली हिंदी। इसी के साथ अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा आदि अलंकार उनकी कविताओं में सहज आ जाते हैं, देखने को मिलते हैं। मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे ठग ठाकुरों ने लूटा, इस प्रकार के। और लयात्मकता है, संगीतात्मकता है, इन्हें गाया जा सकता है, प्रतीकों के माध्यम से बताया है कि इस प्रकार लग रही थी, या सरोज के रूप में, सरोज स्मृति में प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यानी पहला पंक्तियां जो हैं वो दूसरी पंक्तियों से मेल नहीं खाती हैं। हर किसी विशेष पद का अपना एक महत्व है और अपना एक अलग भाव है। इसका वर्णन उनकी भाषा शैली में हुआ है। तो आशा है कि आज हमने जो पुनः कथन किया है और पुनः दोहराई की है इन्हीं दोनों पाठों की और इन्हीं कविताओं की, तो इन कविताओं को आप समझ पाए होंगे, इनकी पढ़ी हुई बातों को पुनः स्मरण कर पाएंगे और याद रख पाएंगे। और इन भावों को याद रखने के साथ साथ इन्हीं भावों के आधार पर कुछ प्रश्न होंगे जुड़े हुए इससे, जिसे आप रिविजन कह सकते हैं। तो वो असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है, अंत में जो दिया जाएगा आपको। धन्यवाद।